बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारी थर्ड वीडियो ऑफ रिवीजन, इसमें हम इनहेरिटेंस, जेनेरिक फंक्शन एंड जेनेरिक क्लासेस, स्पेशली स्टैक, क्यू एंड लिस्ट जो क्लास है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा कंसोल एप्लीकेशन का लास्ट पोर्शन है। आपके जो लेसन प्लान्स हैं उसमें लेसन जो 3 है उसमें आप देखें तो सबसे पहले इनहेरिटेंस है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होती है कि दो ऐसी क्लासेस जिसमें इज़्ज़ा रिलेशन हो वो इनहेरिटेंस कहलाती है। बहुत पावरफुल फीचर है ऊप का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर उसकी डेफिनेशंस में जाएं तो पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी बोलते हैं, पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। इसमें जो पेरेंट क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स हैं वो डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट होके आ जाते हैं। डिराइव्ड क्लास में उनको या चाइल्ड क्लास में उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और पेरेंट की कोई चीज़ जो डिराइव्ड क्लास ने लिखनी है तो यहाँ पे पेरेंट के उस चीज़ के साथ वर्चुअल का कीवर्ड होता है, और जब कोई चाइल्ड क्लास पेरेंट की उसी चीज़ को दोबारा से लिखती है तो वहाँ पे ओवरराइड का कीवर्ड लिखा जाता है। और ये फंक्शंस हैं तो फंक्शन की रिटर्न टाइप से पहले यहाँ पे वर्चुअल होगा। वर्चुअल मीन जो इसकी ड्राइव्ड क्लास है वो इसको ओवरराइड करेगी और यहाँ पे ओवरराइड होगा। अब जब ऑब्जेक्ट अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट भी कॉल करता है तो डायरेक्ट, लेकिन उसके पास मेमोरी अगर सब क्लास की है तो डायरेक्ट सब का ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा। ठीक है, ये अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग का कंसेप्ट जो था आपका C++ में, ये वहाँ पे ये वो चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस अगेन सिंपल से सेंटेंस बनाएं, दो क्लासेस के दरमियान में अगर इज़्ज़ा का वर्ड मीनिंगफुल होता है, स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, स्टूडेंट पर्सन है, पर्सन की क्लास भी आपने बनाई हुई है और स्टूडेंट की भी क्लास है, तो इनके दोनों के दरमियान में रिलेशन है इज़्ज़ा का। जो पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स हैं वो स्टूडेंट की क्लास में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर लें पर्सन से, तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, वो सारे वेरिएबल्स और वो फंक्शंस खुद ब खुद इसका हिस्सा बन जाएंगे। एक्सेस डिफरेंट चीज़ है। एक्सेस जो होंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सेस स्पेसिफायर, वो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड चीज़ें होंगी पेरेंट की वो चाइल्ड में अवेलेबल होंगी एक्सेस के लिए। प्राइवेट एक्सेस नहीं हो सकती, लेकिन प्राइवेट पेरेंट के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, डाटा मेंबर्स वगैरह को। इस तरह कंस्ट्रक्टर का भी कंसेप्ट मैंने क्लास में भी बताया था कि हमेशा कॉल जब ऑब्जेक्ट होता है डिराइव्ड क्लास का तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कॉल करेगा बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, अपनी बेस क्लास में पेरेंट क्लास, और पहले वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और फिर वापस आके चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीट बिल्ड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा पेरेंट की किसी भी फंक्शन को चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल करना हो तो बेस का कीवर्ड है, बेस डॉट करके आप लिखोगे तो तमाम वो चीज़ें जो प्रोटेक्टेड या पब्लिक हैं पेरेंट की वो आपके पास अवेलेबल हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। जर्नली अगर नेम सेम नहीं है तो वैसे ही अवेलेबल हो जाता है। अगर नेम सेम हो और आप पेरेंट की वो चीज़ करोगे तो बेस के साथ, अगर नेम सेम है और वैसे नेम लिखेंगे तो वो अपनी क्लास की, अपने स्कोप की पहले प्रायोरिटी होती है और पेरेंट स्कोप की बाद में प्रायोरिटी होती है। तो ये यहाँ पे इनहेरिटेंस इज़्ज़ा का वर्ड भी मैंने बताया था कि जिस तरह स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, टीचर इज़ अ एम्प्लॉय। ठीक है, इस तरह अगर दो क्लासेस के दरमियान में इज़्ज़ा से जो पहले क्लास होगी वो डिराइव्ड क्लास होगी, चाइल्ड क्लास होगी, इज़्ज़ा के बाद पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड और ये एनोटेशंस होती है, ये पर्सन एज अ पेरेंट और स्टूडेंट एज अ चाइल्ड, और ये बता रहा है कि इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन। अब इसी कंसेप्ट की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस हैं। इसके बाद फॉर ईच का लूप के बारे में बताया गया है। फॉर लूप आइटरेटिव है, डू वाइल आपका कंडीशन बेस होता है, सडन कंडीशन मैट हो सकती है। और फॉर ईच जो है, फॉर ईच मोस्टली हम एरे पे और कलेक्शंस पे जो नंबर ऑफ़ टाइम हमें पता हो ये लिस्ट है और इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, हर एक के हमने काम करना है तो फॉर ईच का कीवर्ड यूज़ करते हैं।
ये आपका वही काम जो फॉर में हो रहा है, और फिर हम फॉर में यही लिखा हुआ था जो पहले एग्जांपल के इनपुट लें और फिर उसको आउटपुट करें। इनपुट इन्होंने ली है फॉर में, और फिर आउटपुट करते हुए यहाँ पे देखें ना तो एंड को 0 से इनिशलाइज करना है, ना उसके एरे की लेंथ तक जाना है। आप क्या करते हो, जिस टाइप का एरे होता है उसी टाइप का वेरिएबल बनाते हो और इनका कीवर्ड दरमियान में होता है। इसमें से एक एक एलिमेंट इस वेरिएबल में आता जाता है और आप उसको यूज़ करते हो। ये फॉरवर्ड ओनली होता है, रीड ओनली होता है, फास्ट होता है, इंडेक्सेस की कोई परेशानी नहीं होती और आप एक एक वैल्यू गेट कर सकते हो। इसके बाद जेनेरिक फंक्शंस का कंसेप्ट बताया गया है। जेनेरिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जिसमें लॉजिक होगी, डाटा टाइप डिपेंडेंट नहीं होते, कि एक ही फंक्शन है, एक ही काम है, आपने स्ट्रिंग पे भी वही परफॉर्म करना है, इंटीजर पे भी वही परफॉर्म करना है, एक और ऑब्जेक्ट है उस पर भी यही परफॉर्म करना है। सिर्फ आपको वो फंक्शन बार बार लिखना पड़ेगा कि उनकी डाटा टाइप डिफरेंट है। तो उसका एक सोल्यूशन, जिस तरह फॉर एग्जांपल लिस्ट है, लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट में हमने कोई भी चीज़ की लिस्ट होगी उसमें ऐड करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे। अब ये सारे काम जेनेरिक हैं, अब हमें हर टाइप के लिए उसको अलग इम्प्लीमेंट करना पड़े, उससे बेहतर होता है कि जेनेरिक क्लासेस या जेनेरिक फंक्शन जिसमें टाइप डिफाइन करते हुए नहीं होती, जब हाँ उसको आप यूज़ कर रहे होते हैं तब आप बताते हो कि इसको मैं बना रहा हूँ और ये इस टाइप के लिए बना रहा हूँ। तो ये टाइप डिपेंडेंट तब बनते हैं जब एग्जीक्यूशन की बारी होती है। तो इसमें भी एग्जाम्पल फंक्शंस के हवाले से आर्गूमेंट बाय वैल्यू और आर्गूमेंट बाय रेफरेंस को बताया गया है। यहाँ पे देख लें कि ये एक फंक्शन है, फंक्शन के नाम के बाद आपने कभी ये ऑपरेटर्स नहीं देखे कि लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में टी एज ए टेम्पलेट प्लेस होल्डर है, ये डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे देखें ए है और टी टाइप का, और बी है ये भी टी टाइप का, तो ये टाइप है। जब आप इसको कॉल करते हो इस फंक्शन को, कंपेयर फंक्शन को, तो देखें उसी तरह लेस देन ग्रेटर देन साइन के साथ आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, यहाँ पे इंट भी पास होता है। जो भी चीज़ पास करोगे इस कॉल के लिए ये जो टी है इसी टाइप से रिप्लेस हो जाएगा। तो ए भी स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा, बी भी स्ट्रिंग टाइप का। अगर मैं यहीं पे एक फंक्शन दोबारा से इंटीजर के लिए लिख दूँ और उसको मैं पास कर दूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर दूँ 2 और यहाँ पे मैं पास कर दूँ उसको 5, तो ये फंक्शन कॉल हुई, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन टी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रिंग से। तो ये ए भी स्ट्रिंग टाइप का, बी भी स्ट्रिंग टाइप का। दूसरे के कॉल के केस में जब ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन यही है, ये टाइप क्या भेज रहे हैं हम, इंट, तो ये ए भी इंट बन जाएगा, बी भी इंट बन जाएगा और फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये टाइप डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं ये जेनेरिक फंक्शन नहीं बनाऊं तो फिर मुझे 2 बनाने पड़ेंगे, स्ट्रिंग के लिए एक अलहदा फंक्शन जिसमें ए और बी स्ट्रिंग टाइप का बनाऊंगा, फिर यही फंक्शन कॉपी करूं और फिर उनमें ए और बी इंट टाइप का बनाऊं। तो जेनेरिक फंक्शन आपकी कोड रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, कम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज़ करता है, डाटा टाइप डिपेंडेंट नहीं होता, जस्ट लॉजिक डिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये हमारी टाइप्स हो गई हैं। टाइप्स के बाद आ जाते हैं क्लासेस के ऊपर। ये आर्गूमेंट बाय रेफरेंस में भी जो टाइप होगी उससे पहले रेफ का कीवर्ड लगाएंगे तो उसी तरह आर्गूमेंट बाय रेफरेंस हो जाएगा। ये स्वैप की एग्जांपल है, इसकी भी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया गया। अब जो जेनेरिक क्लासेस हैं, बिल्ट इन क्लासेस हैं, ये सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक के नेम स्पेस में है। देखिए आपके ये 4 बेसिक डाटा स्ट्रक्चर हैं, एरे तो हम कर चुके हैं। अब हम इसको स्टैक, क्यू और लिस्ट को देख लेते हैं। स्टैक में ये कंसेप्ट है, डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डाटा रखते हो कि जो चीज़ पहले रखेंगे वो सबसे एंड पे मिलेगी। जैसा किसी भी बॉक्स के अंदर आप किताबें अगर ऊपर नीचे रखते जाएं, नीचे वाली किताब उठाने के लिए आपको पहले ऊपर वाली किताबें हटानी पड़ेंगी और फिर नीचे वाली आपको मिलेगी। या आप एक जार देखते हो
जिसमें टेनिस बॉल्स एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। अगर नीचे वाली चाहिए तो पहले एक एक करके आप निकालते हो और फिर आपको मिलेगी, ठीक है। इस तरह शटल कॉक अगर आप खेलते हैं तो उसमें भी जो शटल्स हैं वो एक बॉक्स में होती हैं, वो भी इस तरह स्टैक बना होता है, स्टैक ऑफ द बॉक्स शटल्स। तो स्टैक में जो लास्ट में चीज़ एन होगी वो फर्स्ट आउट होगी, या जो फर्स्ट एन होगी वो लास्ट में आउट होगी। अब ये चीज़ क्या हो सकती है, ये इंटीजर भी हो सकते हैं, ये स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, ये स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये मेरी बुक्स क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जेनेरिक क्लास बनाएगी है इसके, क्योंकि कंसेप्ट एक है, ये डाटा टाइप डिपेंडेंट नहीं है। तो आप जब बनाने लगें स्टैक तो जिस चीज़ का स्टैक बनाएं वो बता दें और फिर उसी टाइप का स्टैक बन जाएगा। आप उसके 2 ही फंक्शन हैं, 3 फंक्शन हैं कि आपने स्टैक में जब कोई चीज़ रखते हो तो पुश करते हो और स्टैक में से कोई चीज़ निकालते हो तो पॉप करते हो। अगर देखना हो कि स्टैक के टॉप पे क्या चीज़ पड़ी हुई है तो पीक का फंक्शन है, ठीक है। यही आपको आगे एग्जांपल है, ये मैं दिखा देता हूँ कि इसी में यहाँ पे ये पहले तो एरे की एग्जांपल है। ये स्टैक का सिंटैक्स कैसे है कि स्टैक की क्लास का कीवर्ड है और ये स्टैक का नेम है। क्योंकि ये जेनेरिक है तो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के साथ आप टाइप मेंशन करते हो। यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड टाइप आ सकती है और यूज़र डिफाइंड भी। मैंने अगर बुक मेरी क्लास है जिसके डाटा मेंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे अपनी क्लास का नेम बुक लिख दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जब कंस्ट्रक्टर जहाँ पे कॉल हो रहा है लिख दूँगा बुक। तो ये जो स्टैक है ये बुक का स्टैक बन जाएगा। इसमें जब पुश फंक्शन कॉल करूँगा तो स्ट्रिंग नहीं पास करूँगा, बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। और इस तरह ये जब पॉप करेगा तो ये मुझे स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करेगा बल्कि बुक क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और फिर मैं ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कर सकता हूँ। तो ये इसका सिंटैक्स है कि ये इस तरह स्टैक बनाया जाता है। पुश फंक्शन कॉल करके जिस टाइप का स्टैक है वही चीज़ें उसमें पुश की जाती हैं। और मालूम करना हो कि कहाँ पे है पीक तो पीक का फंक्शन कॉल करें। और अगर आप उसका टॉप देखना चाह रहे हैं, पॉइंटर अभी किधर है, और उसको पॉप करनी है वैल्यूज़ तो पॉप कर लें और उसको इस्तेमाल कर लें। काउंट जेनेरिक फंक्शन है, बताता है इसके अंदर इस वक्त कितने एलिमेंट्स हैं। सेम क्यू भी जेनेरिक क्लास है, क्योंकि जिस तरह स्टैक के अंदर आप चीज़ रखते हो कंसेप्ट ये जो लास्ट में पुश की है वो फर्स्ट आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेम है, मैंने उसे रिवर्स करना है, मैं उसके एक एक करैक्टर को पुश करता हूँ और फिर पॉप कर लेता हूँ तो वो रिवर्स हो जाएगा। इस तरह का कोई काम भी हो सकता है। इसके अलावा क्यू क्या होते हैं, जिसे आप कतार बोलते हो, इसमें सीक्वेंस होता है। जो चीज़ पहले आई है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट सर्व। तो आप इसमें ऐड करने को इन क्यू बोलते हैं और इसमें से कोई चीज़ क्यू में से आउट करनी हो तो डी क्यू बोलते हैं। और क्यू में जो डी क्यू होनी है वो पीक पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी वही फंक्शन है, इसका भी कंसेप्ट सिंटैक्स। क्यू की क्लास है, जेनेरिक क्लास है, जिस टाइप की क्यू बनानी हो वो टाइप मेंशन करो, सिस्टम डिफाइन या यूज़र डिफाइन या कोई क्लास, और फिर उसमें इन क्यू और डी क्यू करते जाएं। काउंट और कंटेन और ये चीज़ें। कंटेन का फंक्शन क्या करता है, बताता है कि ये चीज़ कंटेन करता है कि नहीं करता है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कि ये स्ट्रक्चर के अंदर है या इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिस्ट, ठीक है। ये जेनेरिक क्लास है। आगे जो हम कंसोल के पास विंडो फॉर्म कंट्रोल्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे कंट्रोल जिनकी प्रॉपर्टी लिस्ट टाइप की होती है, और वो अगर आपको लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उन प्रॉपर्टीज़ में भी यही फंक्शन कॉल हो सकते हैं, हो रहे होते हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लिस्ट जेनेरिक क्लास है, किसी भी चीज़ की लिस्ट। आप एरे बनाते हो, एरे फिक्स लेंथ का होता है, जो लिस्ट है ये कोई फिक्स लेंथ की नहीं होती। मेमोरी एलोकेशन इसकी कांस्टेंट नहीं है कि ये इकट्ठी मेमोरी में चाहिए, बट लिस्ट कैन ग्रो एंड श्रिंक एट रन टाइम। ये ग्रो भी करती है और श्रिंक भी होती है। इसमें जितने एलिमेंट ऐड करते जाएंगे बढ़ती जाएगी और रिमूव करते जाएंगे घटती जाएगी। इंडेक्सेस इसमें भी मेंटेन होते हैं एज ए लिस्ट क्लास जो है, ये आपको जितने एलिमेंट्स हैं
उनको बाय इंडेक्स भी एक्सेस करने देती है। इसके फंक्शन है, अगर लिस्ट बनाई है, लिस्ट में कोई चीज़ ऐड करनी हो तो ऐड का फंक्शन है, मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी हो तो ऐड रेंज का भी फंक्शन है, ऐड रेंज। उसके बाद इसमें काउंट का फंक्शन है जो बताता है इसमें कितने हैं। फिर इसमें से रिमूव का फंक्शन है, अगर कोई जिस भी टाइप की चीज़ ऐड की है वो ऑब्जेक्ट पास करो और वो ऑब्जेक्ट जिससे मैच करेगा वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, एक या एक से ज़्यादा एंट्री। रिमूव ऐड सिर्फ इंडेक्स लेता है, आप उसको इंडेक्स देंगे लिस्ट में, अगर 5 आइटम है मैं उसको 3 कहता हूँ तो थर्ड इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी होगी वो रिमूव हो जाएगी, रिमूव ऐड से। इस लिस्ट को सॉर्ट करता है रिवर्स के फंक्शन से, सॉर्ट नहीं, इसको उलट कर देता है, जो चीज़ शुरू में है उसको नीचे ले जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर ले आएगा, रिवर्स कर देगा। सॉर्ट भी इसकी प्रॉपर्टी है, फंक्शन है। सॉर्ट क्या करता है, वो इसमें से असेंडिंग आर्डर में सॉर्ट करता है, बड़ी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, असेंडिंग आर्डर। अगर आपने लिस्ट को इंटीजर है और डिसेंडिंग करना है तो आप पहले सॉर्ट करें फिर रिवर्स कर लें। इसके अलावा कंटेन का फंक्शन है, इसमें से मैक्स वैल्यू, मैक्स एरे का भी है, इसका भी है, मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू फाइंड करनी हो, और बहुत सारे फंक्शन हैं। लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अगले काफ़ी इनमें आएगा। फिर आगे असाइनमेंट्स है। नेक्स्ट वीडियो में विंडो फॉर्म स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।